गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल की सामाजिक जीवन, यानी उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन यानी सोशल एस्पेक्ट क्या था उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल का हम लोग देख चुके हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। पूर्व वैदिक काल का सब टॉपिक देख लीजिएगा, फिर उत्तर वैदिक काल के भी टॉपिकों को आप लोग देख लीजिएगा। भौगोलिक विस्तार, पॉलिटिकल और फिर सोशल एस्पेक्ट ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद धार्मिक जीवन देखा जाएगा। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का धार्मिक जीवन यानी रिलीजियस एस्पेक्ट क्या था, किस तरह का सिस्टम था। इसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम देखा जाएगा। तो आइए उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन आर्यों का, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का सामाजिक जीवन। तो इसमें हम लोग देखते हैं, ये पॉइंट सारे लिख दिए हैं जिससे आप लोगों के समय का बचत होता है और कम समय में सारी बातें हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज पुरुष प्रधान था, ध्यान रखना है। पूर्व वैदिक काल में भी समाज पुरुष प्रधान था और उत्तर वैदिक कालीन समाज भी आर्यों का पुरुष प्रधान था, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी इस काल में भी। और परिवार का मुखिया वयोवृद्ध व्यक्ति होता था, यानी सबसे बड़ा होता था या अथवा पिता होता था। पिता के न रहने पर भाइयों में सबसे बड़ा भाई होता था, यानी परिवार का अथवा घर का मुखिया होता था। इस प्रकार पुरुष प्रधान समाज था उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के जीवन में। अगला पॉइंट है, इस काल में स्त्रियों की स्थिति में पराभव आया, ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा स्त्रियों के स्थिति में गिरावट आई, यानी पराभव आया। ठीक है। अगला पॉइंट है, इस काल में पर्दा प्रथा नहीं था, ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस काल में पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था, ध्यान रखना है। इस काल में भी बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था। और अगला पॉइंट है, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था या सती प्रथा नहीं थी। अगला पॉइंट है, इस काल में भी नियोग प्रथा था। पूर्व वैदिक काल में भी नियोग प्रथा थी, हम लोगों ने देखा। इस काल में भी नियोग प्रथा था, ठीक है। और नियोग प्रथा पिछले टॉपिक में भी हम लोग पूर्व वैदिक काल में भी डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं। नियोग प्रथा से तात्पर्य था कि अगर किसी भी विवाहित स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको पुत्र प्राप्ति के लिए पूरी स्वतंत्रता थी, अथवा वह अब उस छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। छोटे भाई के न रहने पर या छोटे भाई के अभाव में परिवार के अन्य सदस्यों से वो वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकती थी या विवाह कर सकती थी। अगर विवाह वह नहीं भी करना चाहती थी तो संतान प्राप्ति के लिए उन सदस्यों से, परिवार के सदस्यों से संबंध स्थापित कर सकती थी। तो यह नियोग प्रथा था जो समाज द्वारा स्वीकार्य था, या एक तरह से कह लीजिए सामाजिक नियम के रूप में था। तो यह नियोग प्रथा के रूप में चली आ रही थी, जो सामाजिक विधान बन गया था, तो नियोग प्रथा था। अगला पॉइंट है, शिक्षा ग्रहण करती थी, यानी स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, समाज में बहुविवाह का प्रचलन दिखाई पड़ता है। बहुविवाह का प्रचलन कैसे दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर ऐतरेय ब्राह्मण में राजा हरिश्चंद्र के 100 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, यानी 100 पत्नी होने का उल्लेख मिलता है, यानी बहुविवाह। ठीक है। ऋषि याज्ञवल्क्य की भी 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार यह इस काल में बहुविवाह का भी प्रचलन था। तो क्या क्या था, पर्दा प्रथा नहीं था, ध्यान रखिएगा आप लोग, बाल विवाह नहीं था, बहुविवाह का प्रचलन था, सती प्रथा नहीं थी, नियोग प्रथा था, स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। ये सब पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ऑप्शन दे करके कि उत्तर वैदिक काल में क्या नहीं था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इस काल में 3 ऋण का विधान आ गया था, जबकि पूर्व वैदिक काल में यह 3 ऋण का उल्लेख नहीं मिलता है।
वहां पर समाज सरल दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखिएगा समाज में जटिलता आ गई है। ठीक है, और रीजन का क्वेश्चन भी, कथन कारण के क्वेश्चन भी यह पढ़ने के बाद हम आप लोगों को बता देंगे कैसे पूछा जाता है। तो इस काल में 3 ऋण का विधान आया। ऋण कौन कौन थे? देव ऋण, ऋषि ऋण, नंबर 1 देव ऋण, नंबर 2 ऋषि ऋण और नंबर 3 पितृ ऋण। इस प्रकार 3 ऋण थे। देव ऋण देवताओं के लिए किया जाता था, जो भी ऋण था उसको करके उत्तीर्ण किया जाता था। ठीक है, 3 ऋण का विधान। ऋषि ऋण ऋषियों के लिए अथवा गुरुओं के लिए। अगला है तीसरे नंबर पर पितृ ऋण। पितृ ऋण से तात्पर्य अपने पितरों के लिए। ठीक है, उनका जो ऋण होता था उससे उत्तीर्ण हुआ जाता था। तो यह 3 ऋण का विधान आया, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो उत्तर वैदिक काल में 3 ऋण का विधान आ गया। अगला पॉइंट है, इस काल में पुत्र का महत्व बढ़ गया। ध्यान रखना है, क्योंकि धार्मिक क्रियाओं को पुत्र संपादित कराता था। अब इस काल में पुत्रियों का महत्व कम हो गया, पुत्र का महत्व बढ़ गया। ठीक, और पुत्र का महत्व बढ़ गया तो धार्मिक क्रियाकलापों को, यानी यह ऋण, यह सब थे जो धार्मिक क्रियाकलाप, या इस काल में यज्ञ भी आ गए, इन सब कार्यों को, तो धार्मिक क्रियाओं को इस काल में संस्कार भी आ गए। तो इन सब क्रियाओं को कराने के लिए पुत्र का होना आवश्यक माना गया था। तो धार्मिक क्रियाकलापों को संपादित करने के लिए पुत्र का होना आवश्यक था, इसलिए पुत्र का महत्व इस काल में बढ़ गया और पुत्रियों का जो महत्व था वह घट गया, पराभव आया, कमी आई। ठीक है, तो यही जो ऊपर हमने कहा कि स्त्रियों की स्थिति में पराभव आया, पराभव का कारण यही आया कि समाज में धर्म आ गया, धर्म से जटिलता बढ़ी और पुरुष को और अधिक महत्व प्रदान किया जाने लगा, जिससे स्त्रियों के महत्व घट गए या स्त्रियों के शक्ति में पराभव आया। ओके, अब अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, लेकिन वहां पर वर्ण व्यवस्था बड़ा ही सरल रूप में था। वहां पर कर्मगत था, समाज 4 वर्णों में तो विभक्त था, लेकिन वहां पर जो कार्य था वंशानुगत नहीं था। अपनी रुचि के अनुसार कार्य को सभी वर्ण के व्यक्ति करते थे। ओके, लेकिन यहाँ पर वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गया। अब यहाँ पर वर्ण व्यवस्था में कठोरता आ गई, जो जिस वर्ण में रहेगा उसी वर्ण के पेशे को अपनाएगा। तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गया और फिर उसमें भी वंशानुगत हो गया, और फिर ये 4 जो वर्ण थे, नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र, इन लोगों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे वर्ण व्यवस्था के आधार पर इनके जो आप कह लीजिए सम्मान करने के तरीके में भी कमी आ गई। सम्मान भी उसी के अकॉर्डिंग मिलने लगा, यानी वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग। कैसे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ब्राह्मण को कैसे बुलाया जाता। ब्राह्मण के लिए ए ही शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये ही शब्द का तात्पर्य है आइए, मतलब सम्मान सूचक शब्द है आइए, ये ही शब्द। जबकि क्षत्रियों के लिए आगाही यानी आओ। ठीक है, जबकि नंबर 3 वैश्य के लिए आद्रव जल्दी आओ, और शूद्र के लिए आधाव दौड़ कर आओ। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गया और फिर इनके लिए समान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। जो सबसे उच्च वर्ण था उसके लिए सम्मानित शब्द, जिसके और क्रमशः कमी आने लगी सम्मान में। जो सबसे नीचे था शूद्र वर्ण, उनका सम्मान सबसे कम हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर शूद्र वर्ण के नीचे, यानी वर्ण व्यवस्था में क्रमशः जैसे जैसे नीचे आप बढ़ते जाएंगे, यानी शूद्र तक पहुँचते पहुँचते उनके अधिकार और कर्तव्यों में पूरी तरह कमी आ गई, जिसको कैटल कर दिया गया। ध्यान रखना है। तो यहीं से वर्ण व्यवस्था का जो रूप है वह जटिल हो जाता है, जबकि पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का रूप जटिल नहीं था, बड़ा सरल था। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इस काल में आश्रम व्यवस्था भी स्थापित हो गई।
आश्रम व्यवस्था भी स्थापित हो गई। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम, इसका उल्लेख जवालोक उपनिषद में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो जवालोक उपनिषद में मिलता है आश्रम व्यवस्था का उल्लेख। और आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य नंबर 1, नंबर 2 गृहस्थ, नंबर 3 वानप्रस्थ और नंबर 4 संन्यास। यह आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम का उल्लेख किया गया, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। यानी मानव जीवन को 100 वर्ष यानी 100 वर्ष मान करके 25-25 वर्ष इन चारों व्यवस्थाओं पर यानी आश्रम को दे दिया गया। जैसे ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, इसके बाद गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक, इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष तक और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक। तो इस प्रकार यह डिवाइडेशन कर दिया गया। इस चारों आश्रम की व्यवस्था इस उत्तर वैदिक काल में आई। अगला पॉइंट है, एक पॉइंट और बचा, विदुषी स्त्रियां। इस काल में जैसे यहाँ हम लोगों ने देखा कि स्त्रियों को के लिए, यहाँ पर इस पॉइंट को देख लेते हैं, स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था, बहु विवाह का प्रचलन था, सती प्रथा नहीं था, नियोग प्रथा था और शिक्षा ग्रहण करती थी। तो स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। तो इस काल में विदुषी स्त्रियों का भी नाम मिलता है। उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में भी मिलता है, वहां पर हम बताए होंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो उत्तर वैदिक काल में विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। विदुषी स्त्री से तात्पर्य विद्वान, पढ़ी लिखी, ठीक है, विद्वान स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। तो उसमें प्रमुख नाम मैत्रेयी, गार्गी और गृहीता आदि का प्रमुखता से नाम आता है। यह आपके परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, समराइज हम लोग कर लेते हैं फिर एक बार कि उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जो जीवन थी या सामाजिक व्यवस्था था, उसमें पुरुष प्रधान था, पुरुषों का महत्व अधिक था, परिवार के मुखिया होते थे, ठीक है। इसके बाद स्त्रियों की स्थिति में पराभव आया, फिर भी पर्दा प्रथा समाज में नहीं था, बाल विवाह नहीं था, बहु विवाह का प्रचलन था, सती प्रथा नहीं था, नियोग प्रथा नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था और शिक्षा ग्रहण करके स्त्रियां, ठीक है, 2 प्रकार का जीवन बिताती थी। एक स्त्री आप पूर्व वैदिक काल में हम लोग देख लिए हैं, ठीक है, ब्रह्मवादिनी और दूसरा सदोवधु। तो इस काल में भी वो स्त्रियां होती थी। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पढ़ी लिखी उत्तर वैदिक काल की कुछ स्त्रियां थी जो विदुषी थी यानी विद्वान थी, उनका नाम मैत्रेयी, गार्गी और गृहीता, यह प्रमुख नाम मिलता है आदि। और इस काल में 3 ऋण का विधान आया। ऋण है 3, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसके बाद आता है धार्मिक क्रियाओं को संपादित कराने के लिए इस काल में संस्कार की भी व्यवस्था आई। इसके बाद आश्रम व्यवस्था भी आया, ठीक है। तो धार्मिक इस संस्कार जो होता था या धार्मिक क्रियाकलाप होता था, उसको संपादित कराने के लिए पुत्र का होना आवश्यक था। इसलिए इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, पुत्र का महत्व समाज में बढ़ गया, यानी पुरुष वर्ग का महत्व और बढ़ गया और स्त्रियों का या पुत्रियों का महत्व घट गया, कम हो गया, ध्यान रखना है। और इसके बाद वर्ण व्यवस्था इस काल में वंशानुगत हो गई, वर्ण व्यवस्था का स्वरूप जटिल हो गया। अब इस काल में जो जिस वर्ण में जन्म लेता था उसी वर्ण के पेशे को अपनाता था, ध्यान रखना है। इस प्रकार इस व्यवस्था में वंशानुगत वर्ण व्यवस्था आ गई। और ब्राह्मणों के लिए सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग, क्षत्रियों के लिए, इसके बाद वैश्य को उनसे कम आद्रव, जल्दी आओ, शूद्र आधाव, दौड़ कर आओ। तो इस प्रकार यह वर्ण व्यवस्था में जो अधिकार और शक्ति था उसमें क्रमशः पराभव होता गया और शूद्र को सबसे कम शक्ति और अधिकार मिला इस काल में, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यह है वर्ण व्यवस्था, आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। और यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जवालोक उपनिषद में मिला और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगा, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अथवा मैसेज कर सकते हैं। और फिर अगले भाग में हम लोग मिलते हैं। हाँ, हमारे पास 2-3 स्टूडेंट कॉल किए थे, बोले कि सर जो है
मुख्य मुख्य पॉइंट को और पढ़ाइए। तो मुख्य मुख्य पॉइंट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुख्य पॉइंट कहने का मतलब उनका ये था कि एक टॉपिक के में जो भी 15-20 पॉइंट है केवल उसको ही पढ़ाइए, केवल ये अलग अलग मत पढ़ाइए, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ये सब। तो हमने कहा भाई ऐसे डिटेल हम समझा देते हैं, वो अभी हम कर देंगे, तो आप लोग इसको देखिए, फिर अगले भाग में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।